नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। समन पर घमासान। जी हां, ईडी की गांधी परिवार से पूछताछ को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने अपने सबसे शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस 2014 के बाद शायद ही किसी मुद्दे पर इतनी ज्यादा एक्टिव दिखाई दी हो जितनी इस वक्त दिखाई दे रही है। तभी तो छोटे नेताओं से लेकर बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे हुए सत्याग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई का जोरदार विरोध किया। प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी थी। राहुल गांधी से पहले दौर की पूछताछ में 3 घंटे तक 3 अधिकारियों ने तमाम सवाल किए। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ, फिर से पूछताछ शुरू हो गई। राहुल गांधी से कंपनी के इतिहास को लेकर, कंपनी के तमाम ट्रांजैक्शंस को लेकर, इससे जुड़े हुए एक एक पहलू पर सवाल किए गए। इधर राहुल गांधी के साथ ईडी पूछताछ में लगी हुई थी, उधर बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसे बदले की कार्रवाई बताकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है और जांच एजेंसी पर दबाव बना रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भाई लोकतंत्र की हत्या ये है, विरोधियों की आवाज एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके दबाया जा रहा है। तो सच क्या है आखिरकार, जानेंगे तह तक, करेंगे आज इसी पर बात। यार तस्वीरें देखिए आपके सामने, कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरकर पूरे एक्टिव दिखाई दिए। राहुल से सवाल तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो गए कुछ इस कदर लाल। दिल्ली हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, मुंबई हो, पटना, हैदराबाद, जयपुर या फिर हो शिमला, यानी कि देश के हर कोने से आज कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। गांधी परिवार से पूछताछ क्या हुई, समन क्या भेज दिया गया, बवाल मच गया। सड़कों पर उतर आए, ऊपर से लेकर नीचे तक, छोटे से लेकर बड़े तक, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण, मुख्यमंत्री तक आज सड़कों पर दिखाई दिए। लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। बघेल को आपने सुना, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को आपने सुना। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए इस धरने के बीच, इस हंगामे के बीच, इस प्रदर्शन के बीच, इस सत्याग्रह के बीच कि भाई ईडी के समन पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। ईडी की पूछताछ से कांग्रेस परेशान क्यों? भाई पूछताछ में सहयोग जब कर ही रहे हैं तो फिर इतना हो हंगामा क्यों? कांग्रेसी कार्यकर्ता आखिर इतने आक्रोशित क्यों? ईडी की पूछताछ से कांग्रेस क्यों है परेशान? कांग्रेस के सत्याग्रह से सच आएगा बाहर? सत्याग्रह तो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सच बाहर आना भी उतना ही जरूरी है। कानूनी कार्रवाई या वाकई में यह है बदले की लड़ाई? पार्टी के पैसे से कैसे बनी प्राइवेट कंपनी और गांधी परिवार पर एक्शन? क्या इसलिए हो गई कांग्रेस को टेंशन? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे।
चलिए, हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे थोड़ी ही देर कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नरेंद्र कुमार, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वैभव अग्रवाल जी आपके साथ। हालांकि मुन्ना जी से मुझे सवाल करना था लेकिन वो अभी जुड़ नहीं पाए, तो आप बताइए, आज तमाम सड़कों पर, तमाम शहरों में हमने देखा किस तरह से आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, साफ साफ आप पर, बीजेपी पर, केंद्र पर एजेंसीज के दुरुपयोग के आरोप के साथ कह रहे हैं ये बदले की भावना के तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं। जवाब आपका। हम सरकार थोड़ी चला रहे हैं, हम तो बॉलीवुड की किसी फिल्म का या बॉलीवुड की किसी फिल्म का एक फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। अमित भाई डायरेक्शन दे रहे हैं, मोदी जी डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वाइस वर्सा। नहीं, अमित भाई गुजराती हैं तो अमित भाई व्यापारी हैं तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोदी जी डायरेक्शन दे रहे हैं। मतलब हम लोग भारत सरकार थोड़ी चला रहे हैं, हम लोग तो बॉलीवुड की फिल्म बना रहे हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन कर लो तो उसमें सरकार ऐसे है, सरकार वैसे है। इन्वेस्टिगेशन ना करो तो पूछते हैं तुमने इल्जाम लगाया, तुमने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी। हाँ। फिर अगर केस कोर्ट में चला जाए तो बोलते हैं कोर्ट ही बकवास है, कोर्ट ही सरकार के आगे झुका हुआ है, बात ही खत्म। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि भाई साहब कांग्रेस चाहती क्या है। अगर अपन ध्यान से देखें इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस रास्ता भटक गई है। सबको ये ध्यान होना चाहिए कि पुरानी कांग्रेस के 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी, वो 5000 स्वतंत्रता सेनानी कहाँ है अभी, जिसका 95% शेयर जो कि वो राहुल जी के कदमों में बिछा हुआ है। हाँ। और 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी देती है तो कागज बैंक से ट्रांसफर हुआ है, कोई सफेद वो काला पैसा तो है नहीं, और काला पैसा है तो वो भी पूछे अपन। तो जनता ने जो डोनेशन दिया कांग्रेस को, और फिर लोग बोलते हैं कि भाजपा सबसे अमीर पार्टी है। भाई साहब, हमने अकाउंट दिया है आपको, स्कैम नहीं करते हैं हम अपनी पार्टी के साथ, जनता की डोनेशन के साथ। हाँ। सरकार बनाने में हेल्प करते हैं, जनता की सेवा में हेल्प कर, तो वो डोनेशन वही यूज करते हैं। ये तो एसोसिएटेड जर्नल 90 करोड़ में कंपनी खरीद ली, और 90 करोड़ में कंपनी खरीद के 2000 करोड़ की संपत्ति डकार मार गए। अब उसके अंदर क्या है, अब उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो सरकारी ही होगी ना भाई साहब, आउटसोर्स तो हो नहीं सकती। अब ये तो है नहीं कि अपन गुड़गांव में या कहीं पे कहीं कॉल सेंटर लगा दे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खोल के और बोले जी आउटसोर्सिंग कर देते हैं, चलो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग है ना। तो वो मॉनिटर द मॉनिटर ऑफ द मॉनिटर, फिर वो अपन बचपन में जोक सुनाते थे, तो वो फिर वो सारा तो सरकारी एजेंसी, तो सरकार की एजेंसी होगी, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। उस एजेंसी का जो डीजी है, डायरेक्टर है, जो भी है, वो उस एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इन्वेस्टिगेशन करो और आप सच हो तो ठीक है, आपके मुताबिक भाई सरकार को इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एजेंसी है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, उसे जब जहां जिससे लगेगा पूछताछ करने की आवश्यकता है पूछताछ करेगी, उसके लिए बकायदा समन भेजा जाएगा, फिर पेश भी होना पड़ेगा। आपके पास लौटती हूँ सर, आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए। कौशिक साहब, ये नेशनल हेराल्ड मामले का जरा सच बताएं, जरा तथ्य समझाएं, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से, कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है। जाहिर सी बात है, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अपने पॉइंट्स को सामने रखा जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है सर? और राहुल गांधी के साथ आज पूछताछ तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर ये हंगामा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का देखने को मिला। ऐसे में सर जहन में ये प्रश्न भी आता है कि अगर महंगाई जैसे मुद्दे पर या अन्य तमाम देश से जुड़े हुए मुद्दों पर ये लोग इस तरह से सड़कों पर उतरते तो शायद आज कांग्रेस का यह हश्र नहीं होता जो देखने को मिलता है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष इस तरीके से आक्रामकता दिखाता सरकार के खिलाफ, हाँ। तो निश्चित तौर से कह सकते थे कि विपक्ष को इस देश की चिंता थी। लेकिन आज जिस मुद्दे पर जहां सड़कों पर विपक्ष उतरा है, निश्चित तौर से आप कहिए कि एक कल्चर बन गया है इस देश में। कोई भी एजेंसी, कोई भी कोर्ट या निर्णय देता है, कोई भी एजेंसी जांच करती है, यदि ऐसा भी कुछ पॉलिटिकल होता है तो ये आप देखो देश में पहली बार हो रहा है। राजनीतिक दल, पार्टी हो सकता है कि आप धरना प्रदर्शन करिए, विरोध करिए, उस पार्टी के मुख्यमंत्री भी धरने पर आ जाएं,
उस पार्टी के मुख्यमंत्री भी एजेंसियों के खिलाफ बोले हैं, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि अब लोकतंत्र में बचा ही नहीं है, लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है लोगों को। केवल सारा कुछ इनके हाथ में दे दिया जाए। ये मुझे लगता है कि इस मोड़ पे आ चुका है ये देश कि जहां लगता ही नहीं कि अब ऐसी एजेंसियों पर भरोसा विपक्ष को रह गया है। ये बहुत दिनों से था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कर रही है, बीजेपी को भी नहीं था जब विपक्ष में बीजेपी थी तब इन एजेंसियों पर। तो जो राजनीतिक दल जिन एजेंसियों पर भरोसा नहीं करता या लगता है राजनीतिक दलों को शिल्पा तो ये राजनीतिक दबाव में एजेंसियां काम करती हैं, तो ढांचा क्यों नहीं बदल देती पार्टियां? उसका स्वरूप एजेंसी का क्यों बदलना नहीं चाहती जब आप सत्ता में रहते हैं तब? दूसरी बात, ईडी हो या सीबीआई हो, इन एजेंसियों के मुखियाओं की नियुक्ति अब तो विपक्ष की भी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार नियुक्ति करती है, सरकार के साथ साथ विपक्ष का नेता भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के भी एक जज होते हैं। जब ऐसे आधार पर जब प्रमुख उस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति होती हो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई राजनीति होती है। दूसरी चीज, हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति करती भी हों, लेकिन आपको न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं उनको तो भरोसा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा, एक पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए वहां की मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गई। आज दिल्ली में एक मुख्यमंत्री को रोकना पड़ा पुलिस को। तो ये अब ऐसे मुख्यमंत्री सड़कों पे उतरेंगे और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, तो जनता फिर क्या सोचेगी? क्या जनता के खिलाफ छोटे मोटे स्तर के थाने स्तर पर जो कार्रवाइयां होती हैं क्या उन पे भी सवाल खड़े होने चाहिए क्या? और जनता के मन में जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही सर, फिर ये भी तो प्रश्न उठेगा ना कि देखिए गांधी परिवार पर आंच आई तो किस तरह से आक्रोशित मूड के साथ सड़कों पर उतरे, और आम जनता महंगाई से जब दो चार हो रही थी तब इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इन मुख्यमंत्री को याद नहीं आई थी इस तरह से प्रदर्शन करने की, इतना आक्रामक होने की। इसी सवाल के साथ विनोद शर्मा जी, आपसे मैं आपका विश्लेषण चाहूंगी इस पर। राहुल गांधी के साथ एक तरफ पूछताछ, दूसरी तरफ सड़कों पर इस तरह से हंगामा, ये दबाव बनाने की कोशिश, और ऊपर से फिर ये आरोप लगा देना कि भाई बदले की कार्रवाई के तहत ये सब कुछ करवाया जा रहा है। एजेंसियां करे तो क्या करे, काम करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया बहस में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सत्ताधारी पार्टी जो भी होती है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, वो एजेंसी को चलाना उन्हीं का काम है और एजेंसी उनके जरिए ही काम करती है। और एजेंसी को काम करने का अधिकार न्यायालय देती है, और न्यायालय के आदेश पर अगर एजेंसी काम कर रही है तो उसमें निष्पक्षता जरूरी है। लेकिन ऐसे समय में नोटिस समन जारी हो रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें केवल कांग्रेस अब जो कह रही है वो कांग्रेस ने भी किया है। चाहे वो वीपी सिंह के सामने बोफोर्स केस था, उससे पहले इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के ऊपर जनता पार्टी सरकार ने उस समय जांच बिठाई थी। हर सरकारों में ऐसा होता रहा है। लेकिन इस समय जो ये समय चल रहा है, इस समय जो मुद्दा अभी हमारे साथी कह रहे थे, उन्होंने जो महंगाई है, आज पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि आम आदमी का जीवन मुश्किल है, और उसका असर हमारे आने जाने पर, उसका असर हमारे कामकाज पर, और हमारी जो जेब है, एक आम आदमी की जेब है, वो कट रही है। लेकिन उस पर इतना गंभीरता से अगर देशव्यापी आंदोलन ऐसा महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का होता तो समझ में आता कि हाँ वाकई बहुत गंभीर बात है। लेकिन अगर अपने नेता की अगर गलत है, उसमें कोई फंसने वाली बात ही नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेशर बनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होना ये थोड़ा सा चिंताजनक है। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि अब जब बात चल रही है, आपको याद होगा कि हरियाणा में भी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, और खेम का एक अधिकारी थे जिन्होंने जांच की शुरुआत की थी। लेकिन आज उस जांच का क्या हुआ, उस पर कोई खास गंभीरता से चिंतन नहीं हुआ। कितने साल हो गए हैं। तो बहुत लंबी जो जांचें चलती हैं, कभी कभी ये भी बात उठी थी कि उत्तर प्रदेश में मायावती के खिलाफ जांच चल रही है, केंद्र एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन उस जांच को सर आपके इसी पॉइंट पे मेरे जहन में ये प्रश्न आ रहा है। आपने कहा लंबे समय तक जांच चलती है, जाहिर सी बात है। ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, संबंधित लोगों को समन भेजा जाता है, अब कह दिया जाता है कि भाई चुनाव की वजह से, चुनाव में विपक्षियों को दबाने की मकसद के साथ जानबूझकर एजेंसियों को एक्टिव रहने के लिए कह दिया गया है, ऊपर से आदेश दे दिया गया है। दुरुपयोग का जो मैं बात कर रही हूं सर, चुनाव तो साल भर होता है, हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में
चुनाव होने ही है, तो ऐसे में सर कहां तक इन आरोपों को सच समझा जाए? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किसी राजनेता के को जांच के लिए बुलाया गया है। एग्जैक्टली। लालू प्रसाद यादव है, उधर देवीलाल हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के वो। हाँ। तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो ऑलरेडी जांच के घेरे में है और उनकी जांच हुई है, उनको सजा भी हुई है, उनको जेल भी हुई है। हाँ। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसमें फंस रहे हैं, तभी इतना तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर उसमें कोई गलत नहीं है तो जांच करने में क्या दिक्कत है? जांच करने में क्या दिक्कत है? फिर इतना हो हल्ला क्यों? इस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल सही बात है सर। आपके पास में लौटती हूँ सर। नरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस का ये प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना, यानी कि गांधी परिवार पर जरा सी आंच आती नहीं कि आग बबूला हो जाते हैं? कांग्रेस की पूरी ब्रिगेड सड़कों पर उतर आती है सर। मेरा ये कहना है, सही है तरीका सर? कि आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर, बोलिए। क्या इस तरीका सही है कांग्रेस का? मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ कि मेरा ये कहना है इससे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पे टिप्पणी की थी कि ये केंद्र सरकार का तोता बन के रह गई है सीबीआई। उसी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ईडी को मैना बना दिया है, तो तोता मैना की जोड़ी है, जिस पे मर्जी छोड़ दो, जो बुलवाना है वो बुलवाइए। देखिए, शक कहाँ होता है? मैं उस फैक्ट्स पे जाना चाहता हूँ, मैं फालतू की चीजें नहीं बोलने वाला हूँ। फैक्ट्स ये है कि पिछले 9 वर्षों में ईडी ने 1700 केसों में जांच शुरू की है। अच्छा। और 1700 केसों में केवल 9 केसों में दोष सिद्धि हुई है, बाकी सारे के सारे बरी होकर के छूट गए। अब ये है कि आखिर, और ये दोष सिद्धि का जो रेट है वो कितना आ रहा है? 0.4%। तो आपको नहीं लगता कि ईडी पॉलिटिकल मोटिवेटेड होके काम कर रहा है? हम कह रहे हैं कि ये सुप्रीम जांच एजेंसी है, इनका इस्तेमाल, इन पे देश को भरोसा है बिल्कुल कि ये ऐसे लोगों पे उनको पकड़े जिन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन गलत तरीके से अगर इन एजेंसियों का भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो फिर देश का लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में चला जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ललित मोदी देश छोड़कर भाग गए, नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गए, विजय माल्या भाग गए, इन पर कार्रवाई कब होगी? उस मामले में ईडी को क्यों नहीं लगाया जाता? उस मामले में सीबीआई को क्यों नहीं लगाया जाता है? ठीक है। व्यापम घोटाले में जांच कब होगी? व्यापम के दोषियों को सजा कब मिलेगी? उस पर क्यों नहीं एक्शन होता है? येदियुरप्पा पे एक्शन क्यों नहीं होता है? तो ऐसा नहीं लगता आपको कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, जैसे भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें सारे ईमानदार भरे पड़े हैं, जबकि हजारों नेता इनके ऐसे हैं जिनपे दुनिया भर के केस लगे हुए हैं। ठीक है। तो कहीं आरोप में लगता है किसी पे कहीं है, लेकिन उन पे कोई जांच नहीं बैठती है। पिछले, मैं आपको 9 वर्षों का रिकॉर्ड बताऊं, 9 वर्षों में ईडी ने 1700 केसों में जांच की। बताइए वैभव जी, 9 वर्षों में 1700 केसेस में दोष सिद्ध मात्र 9 केसेस में है। इससे क्या समझा जाए सर? और बहुत सारे नाम इन्होंने यहाँ पर नरेंद्र जी ने गिनवा दिए कि इन पर तो ईडी एक्टिव नहीं दिखाई देती, कोई कार्रवाई नहीं करती, देश से बाहर भी वो चले जाते हैं, आसानी के साथ बचकर निकल जाते हैं। लेकिन ये आखिरकार हो क्या रहा है? सवाल निशान बहुत सारे यहाँ पर ये खड़े कर रहे हैं नरेंद्र जी, और जवाब मांग रहे हैं सर आपसे। नरेंद्र जी का कहना ठीक है, क्योंकि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसी प्रिंसिपल के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। पीछे पीछे हम लोग तो जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें दिखा के क्या करना है? आम आदमी पार्टी को परेशानी ये है कि इनका बजट होता है 100 करोड़, उस बजट में से 70 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे डालते हैं। तो दिखाने की जो सरकार है इनकी, सबकी राजनीति अलग अलग होती है, हमारी राजनीति वैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो आप जो पूछा उसके तो जवाब दीजिए पहले। आप आम आदमी पार्टी क्या कर रही हो जनता जानती है, आप जवाब दीजिए। बोल रहा हूँ नरेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र जी। तो अब अपन एक एक करके आ जाएं। अब अपन ने, इन्होंने तीन नाम लिए, 3 बड़े नाम लिए, वो बड़े कॉमन नाम है, ठीक है। जिनमें से 2 मोदी हैं और 1 मलाया है। तो अपन पहले ललित मोदी की बात कर लें, है ना। ललित मोदी के ऊपर
मैं इनको चैलेंज करता हूँ, उनके ऊपर अगर भारत में एक भी FIR हो या किसी मसले में वो उलझे हुए हो तो बता दें। अगर आपकी ये डिबेट शिल्पा जी उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। तो शायद आप ये कह रहे हैं कि ललित मोदी ने कोई घोटाला नहीं किया। नरेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं? उतावले मत होइए प्लीज वन बाय वन, एक एक करके सर। नरेंद्र जी, आप उतावले मत होइए, मैं बोल रहा हूँ अभी। मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरे को बोलने का ज्यादा अधिकार है आपको। हाँ, तो 2 मिनट रुकिए। आप ही बोल रहे हैं सर, आप चिंता आप नहीं सुन रहे हैं, करते किसी को। सुनते हैं आप- नरेंद्र जी, सुन लेते हैं। जी आपको जो भी आपत्ति होगी कहिएगा सर अपने समय में। ठीक है। तो पहले ललित मोदी की बात कर लें। अगर ललित भैया इस समय ललित सर, मोदी अगर संक्षिप्त इस में, समय आपकी हाँ। डिबेट देख रहे होंगे शिल्पा जी, तो हो सकता है नरेंद्र जी को मानहानि का नोटिस आ जाए कल परसों में, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। तो ललित मोदी तो ईडी के उसमें दिक्कत ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, तो पता नहीं क्या हुआ बना रखा है उसका। चलो एक ही केस में ललित मोदी पे, उसको ऑलरेडी अभी पिछले हफ्ते अब 2 हफ्ते पहले उनको बरी किया। एक केस लंदन में था और एक केस इंडिया में था, तो वो बरी हो गए। ठीक है, अब आ जाए अपन नीरव मोदी पे। अब ईडी नीरव मोदी की बात कर रहे हैं कि ईडी कर सकता है, नहीं कर सकता है, या क्या कर रहा है। क्या है ना, देखने वाले देखते हैं, समझने वाले समझते हैं। नीरव मोदी चल रहे हैं इस समय जेल के अंदर पोलैंड में। एक्सट्रेडिशन की प्रोसीडिंग चल रही है, एक्सट्रेडिशन ड्यू है, बाकी हमने ऑलरेडी उनको अरेस्ट करा दिया है, तो वो बेचारे चल रहे हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। तो मैं करना एक शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो एक एक्सट्रीम प्रिजन में है। ठीक है, पोलैंड में। अब नहीं पता है इनको, वो अभाव है इंफॉर्मेशन का, कोई बात नहीं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं। अब हो जाती है, कमती बढ़ती हो जाती है इंफॉर्मेशन की, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, है ना, मैं भी ले लूंगा थोड़ी सी इनसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए विजय माल्या पे। विजय माल्या का 9,500 ठीक है सर, अलग अलग एग्जांपल्स तो उन्होंने दे दिए, लेकिन कुल मिलाकर इनका प्रश्न ये था कि पॉलिटिकली ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड दिखाई देते हैं केसेस। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी जुड़ गए हैं, काफी देरी से जुड़ पाए हैं, जल्दी से उनसे मैं सवाल ले लूं। मुन्ना खान साहब, गांधी परिवार पर बात आई तो तिलमिला गए, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेतागण, मुख्यमंत्री सड़कों पर आ गए। सर, जब बात देश से जुड़े हुए मुद्दों की होती है तब ये गुस्सा, तब ये आक्रोश क्यों नहीं दिखाई देता? और अगर पूछताछ हो रही है तो इसमें क्या गलत है? अगर आप पाक साफ है, सांच को आंच नहीं, तो निकल आएंगे आप, दूध के धुले बन जाएंगे आप, क्या दिक्कत है सर? मुन्ना साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, इसी सवाल के साथ मैं उनके पास वापस लौटूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहां पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे यही जानने की कोशिश कि कांग्रेस का क्या हश्र इसी वजह से है क्योंकि कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए गांधी परिवार सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, देश से भी ज्यादा। क्या इससे यही समझा जाए जो एक कहा जाता था ना कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, क्या आज भी वो थ्योरी जिंदा है? उसी पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज भी विश्वास कर रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक, लौटते जल्द बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है राहुल गांधी से। जिस तरह से ईडी ने आज पूछताछ की, उस पर पूरे देश में हंगामा हुआ, कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, बहुत सारे सवाल। ईडी के समन पर इतना घमासान क्यों? ईडी की पूछताछ से कांग्रेस इतनी परेशान क्यों? कांग्रेस के सत्याग्रह से क्या सच आएगा बाहर? कानूनी कार्रवाई या वाकई में यह है बदले की लड़ाई? पार्टी के पैसे से कैसे बनी प्राइवेट कंपनी? और गांधी परिवार पर एक्शन, क्या इस वजह से कांग्रेस को हो गई इस कदर टेंशन? आज इन्हीं तमाम सवालों की जवाब हम खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। मुन्ना खान साहब, अगर अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो सर, सीधा सवाल, राहुल गांधी से पूछताछ ही तो हुई है ना सर, इतना हो हंगामा क्यों? तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इतने आक्रोशित क्यों? और इतना ही आक्रोश और किसी मुद्दे पर हाल फिलहाल क्यों नहीं देखने को मिला? इससे क्या समझा जाए कि गांधी परिवार की जब बात आती है तो आग बबूला हो जाते हैं, और जब देश के मुद्दों की बात आती है तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं? अब मैं जवाब दूं? बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, जो आज़ादी के टाइम देश के साथ खड़ा था, और आज़ादी के बाद उस अखबार को सराहा गया जिस तरह से उन्होंने रोल अदा किया, और उनके एक वाक्य थे जो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही मशहूर हुए थे। वो वाक्य थे कि अगर अंग्रेजों की सच्चाई जाननी हो, अगर अंग्रेजों की गुटबंदी जाननी हो, या अंग्रेजों की कोई नुकी छुपी खेल जाननी हो, तो नेशनल हेराल्ड पढ़ें।
उस अखबार के तहत जो अभी लांछन लगाया जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये नहीं पता है कि ये मसला है क्या। आप उनसे एक जवाब ले लो, एजीएल ने YIL को कितने पैसे दिए, एक जवाब दे दो इनसे, जवाब ही नहीं पता है। ये तो सिर्फ लांछन लगाने का काम है। मैं कहता हूँ YIL के अंदर ये साफ शब्दों में लिखा है कि उसका 1 रुपया कोई भी वेतनधारी को नहीं मिलेगा, किसी भी अधिकारी को नहीं मिलेगा, किसी का भी 1 रुपया का मालिकाना हक नहीं है। तो फिर ये बवाल क्यों है? ये बवाल इसलिए है कि ये लोग ऐसे लोग लांछन लगा रहे हैं जिसके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष करप्शन में पकड़े गए। लाल कृष्ण आडवाणी का जैन डायरी में नाम है। अमित शाह खुद कह चुके हैं येदुरप्पा जी करप्ट है। ये ऐसे लोग लांछन लगा रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो देश के गहन मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश एक बार नहीं बार-बार हो रही है। अच्छा। अब ये कभी सत्येंद्र जैन का मसला उठा दो, कभी ममता बनर्जी का उठा दो, कभी राहुल गांधी का उठा दो, लेकिन देश में जो महंगाई है, जो चरम सीमा पे बेरोजगारी चढ़ी हुई है, अच्छा, डिबेट में बैठ के आपको महंगाई का मुद्दा याद आ रहा है सर? नहीं, ये महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर इस तरह से क्यों नहीं उतरे जैसे आज उतरे हुए दिखाई दिए? मेरा मूल प्रश्न आपसे यही था कि जब गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर कोई बात आती है तभी आप लोगों का खून क्यों खौलता है? मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोगों का खून नहीं खोल रहा, हम लोगों का खून इसलिए खोल रहा है कि जो सच्चाई है उससे रूबरू होने के बजाय झूठ के तरफ पूरे हिंदुस्तान के ध्यान को आकर्षित किया जा रहा है, ये बीजेपी द्वारा। अच्छा, मैं इस बात पे खून खोलता है कांग्रेस पार्टी का। जो आज युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ साल की नौकरियां कहाँ है, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, उतरिए ना, किसने रोका है? विपक्ष होने के नाते उतरिए सड़कों पर, इन मुद्दों को भी उठाइए, हम उसे भी कवर करेंगे सर। उतरिए ना। मैं कह रहा हूँ सरकार को इन मुद्दों पे काम करने चाहिए थे, इन मुद्दों पे सरकार को। वैभव अग्रवाल जी, नसीहत सुन रहे हैं आप सर? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई एजीएल ने YIL को कितने पैसे दिए, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। जवाब दे वो। मेरे से बड़े हैं और क्योंकि मैंने उनकी नसीहत सुनी है तो मैं तो हाथ में मुन्ना जी चुल्लू भर पानी लेके बैठा हूँ कि मेरे को बिल्कुल। आप जो अभी डिबेट पे बैठे हो, इतने बड़े न्यूज चैनल पे, आप करप्शन के वो फार्मूला समझाओ हमें, तो फिर मैं आपको जवाब दूं। एजीएल ने कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, YIL के अंदर किसकी हिस्सेदारी कितनी है, ये जवाब दो आप। इतना पता है वैभव जी, तो जरा बता दीजिए। इतना जवाब दो। सुन लीजिए। मैं कर रहा ये भी हूँ, मैंने तो क्या हुआ है शिल्पा जी कि मैंने उनकी नसीहत लेके मेरे को इतनी शर्म आ गई है कि मैं हाथ में चुल्लू भर पानी लेके बैठा हूँ और अभी इसके अंदर डूबने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं डूब नहीं पाऊंगा, है ना। देखिए अपन डूब ही नहीं पाएंगे इसके अंदर। वैभव जी मुद्दे पर आते हैं सर। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप फैक्ट्स पर बात करना चाहते हैं तो मैं बैठा हूँ, चैलेंज कर रहे हैं सर वो। वैभव जी चैलेंज कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस सबको डूबने के लिए बोलती है और खुद ही डूब जाती है। अब इन्होंने बोल दिया कि एजीएल ने YIL को कितने पैसे दिए और YIL के अंदर किसकी हिस्सेदारी कितनी है, बस हमें जवाब चाहिए। आप मेरे को बोलने नहीं देंगे। मुन्ना जी सुन लेते हैं, मुन्ना जी सुन लेते हैं। अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे ना, तो उसके लिए हमें शांति के साथ सुनना पड़ेगा। बोलिए। बताइए। तो अब ये कह रहे हैं एजीएल ने YIL को कितने पैसे दिए। दिक्कत ये है कि यहाँ पे YIL ने एजीएल को कितने पैसे दिए, टेक ओवर और मर्जर इनको समझना पड़ेगा 2 कंपनियों के बीच। और सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने YIL को कितने पैसे दिए और YIL यंग इंडियन लिमिटेड जो है वो YIL जो है उसके अंदर राहुल गांधी की कितने हिस्सेदारी है और गांधी परिवार की कितने हिस्सेदारी है। तो देखिए ये क्या है ना, मुद्दे से भटकाने वाली बात हो गई। तो आप ये तो प्रश्न मुद्दे से मैं भटका रहा हूं, लेकिन प्रश्न ही अगर उल्टा पूछ रहे हैं तो फिर मैं जवाब कैसे दूंगा, है ना। तो मैं तो इसीलिए मुन्ना जी आपकी नसीहत लेके मैं तो चुल्लू भर पानी में, देख लो लाइव डिबेट पे शिल्पा जी के प्रोग्राम पे मैंने डूबने की भी कोशिश कर ली लेकिन मैं तो डूब ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पास तो वो क्या कहते हैं, वो लाइफ जैकेट कहते हैं ना, तो वो पहन के बैठा हूँ मैं। अच्छा कौशिक साहब इस पर क्लियर करेंगे सर, ये किस तरह के आरोप प्रत्यारोप है। और देखिए ना मामला कहां से कहां पहुंच गया है, ना बीजेपी मानने को तैयार ना उधर कांग्रेस मानने को तैयार है। एक दूसरे पर बस आरोप कि भाई ये हमें फंसा रही है या फिर ये बदले की कार्रवाई के तहत जानबूझकर हमें टारगेट कर रही हैं। आखिर ये हो क्या रहा है सर? मुन्ना जी आऊंगी आपके पास।
आऊंगी आपके पास। जबकि नेशनल हेराल्ड के मालिकाना हक वाली कंपनी एजीएल के 90 करोड़ के लोन को यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया था और इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है, यह भी जग जाहिर है। फिर भी इस तरह की बातें सर मैटर नहीं है, ये साल 2 साल का प्रकरण नहीं है। हाँ। इतने वर्षों से जब प्रकरण उलझा है और जहां ईडी पूछताछ कर रही है, वहां निश्चित तौर से कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं इस देश के। यदि ईडी ने कोई गलत नोटिस दिया होगा तो निश्चित तौर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता था। हाँ। दूसरी बात हम कहेंगे कि सरकार के प्रवक्ता, जो पार्टी के प्रवक्ता, इस बात को लेकर क्यों कहेंगे? ये तो ईडी के प्रवक्ता बताएंगे कि आखिर में एक नया क्लू क्या निकल के आया है। और यदि कोई नया क्लू निकल के नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि ईडी उनको नोटिस देती। दूसरी बात, आपके चैनल पे अभी कोई प्रवक्ता बोल रहे थे कि 17 केसों की जांच ईडी ने की है, उसमें से 9 केस पे केवल गए हैं, सब फर्जी पकड़े गए। पता नहीं ये कहाँ से सूचना उनके पास है। यदि ऐसा कुछ प्रकरण उनके पास है तो जनतंत्र न्यूज को या मुझको उपलब्ध कराएं तो मैं सुप्रीम कोर्ट की सरकार के खिलाफ, ईडी खिलाफ शरण लूंगा। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात को लेकर। ऐसा कोई आंकड़े फर्जी गूगल पर सर्च किए गए होंगे, क्योंकि ईडी आज 9 प्रकरणों की जांच नहीं कर रही है। ईडी के पास 6000 से ऊपर केस हैं इसमें पूरे देश में, उनकी जांचें हो रही हैं, तो वो कहाँ 1709 केसों की बात आ गई। दूसरी बात मैं कहूंगा कि क्या ईडी को ये भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, बड़ा स्पष्ट शब्दों से मैं कहूं कि उस समय जिन अधिकारियों का इसमें इन्वॉल्वेशन था, जिन अधिकारियों की देखरेख में ये हुआ, उन पर कार्रवाई करेगी क्या सरकार? क्या केवल पॉलिटिकल दबाव, पॉलिटिकल लोगों पे जांच होगी और पॉलिटिकल लोगों को दंडित किया जाएगा या पॉलिटिकल लोगों को परेशान किया जाएगा? 90 करोड़ की चीज कोई 2000 करोड़ में तब्दील होती है, दूसरी कंपनी बनती है। जो बायलॉज उस समय भारत सरकार ने निर्धारित किया होगा, उस बायलॉज के हिसाब से सारा सिस्टम अपडेट किया गया होगा उसमें। हाँ। कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, किसके शेयर हो सकते हैं, किसके शेयर नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कुछ लगता है ईडी को या भारत सरकार को कि गलत हुआ है, तो उस समय के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और उन अधिकारियों को भी मुझे लगता है जांच में लाना चाहिए। क्या उन अधिकारियों को संरक्षण सरकार कहे कि उनको बिल्कुल आंखें बंद कर ली और पॉलिटिकली कांग्रेस के लोगों को घेरा जा रहा है? इतना तो अनुभव मेरा है शिल्पा कि बिना ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो क्या उस समय के अधिकारी इन्वॉल्व हैं कि नहीं है? और ये बिल्कुल निश्चित मानिए आपको, हेराल्ड केस की बात हो या यंग इंडिया की बात हो, जिस तरीके से फेरबदल हुआ, निश्चित तौर से कुछ दाल में तो काला है, कुछ तो है इसमें। लेकिन अब ये जांच के बाद हम लोगों के सामने तथ्य है कि हम लोगों के सामने चार्जशीट नहीं है। हाँ। हम लोगों के सामने ऐसी कोई फाइल नहीं है। हाँ। यदि हम लोगों के सामने वो जांचें आए तो समझ में आए लोगों के सामने वो तथ्य हैं, वो चार्जशीट फाइल्स हैं, जाहिर सी बात है उन्हें अधिकार समन करने का और फिर बुलाने, पूछताछ के लिए बुलाने का भी। ऐसे में मुन्ना खान साहब, सीधी सी बात, बस इतना सा आप बता दीजिए। चलिए, पूछताछ ही तो हो रही है ना, इसमें आपत्ति क्या है? मान लेते हैं कुछ गलत नहीं है, मान लेते हैं एक बार को। सर, हम तो सहमत हो रही हैं आपकी बात से कि कुछ गलत नहीं है, तो सर इंतजार कर लेते हैं ना। देश की न्यायपालिका पर तो आपको भरोसा है ना? ठीक है, अगर पाक साफ होंगे राहुल गांधी तो आ जाएंगे निकल के सामने, बल्कि आप लोगों का पॉइंट और मजबूत हो जाएगा कि देखिए हम तो कह रहे थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी ये पूरी जांच और वो साबित भी हो गई। इतना हो हंगामा क्यों? मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए सर, आप ही जवाब देने के लिए। राहुल गांधी पाक साफ ही है और ऐसे लोगों के लांछन लगाने से उसका 1 रुपया का बाल बांका नहीं होता। वो बार बार किसी उनके 1 रुपए के बाल बांके होने की चिंता आपको क्यों है सर? मैं कह रहा हूं आप राहुल गांधी के लिए काम करते हैं, गांधी परिवार के लिए काम करते हैं, या इस देश के लिए काम करते हैं, इस देश के मुद्दों के लिए, देश की जनता के लिए काम करते हैं? शिल्पा जी, मैं जवाब दे दूं, काम करने दीजिए। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी बार बार किसी भी सार्वजनिक मंच से हो या किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से हो, वो बार बार ये कहते हैं कि मैं भारत माता का 1 रुपया का भी हमने करप्शन नहीं किया और 1 रुपया हमारे पास नहीं है। तो बार बार ये लांछन लगाना और 2014 के बाद लगातार लगाना। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के 4 नेताओं के नाम गिनवा रहा हूँ, उसके पास ईडी कब जाएगी? ये पूछिए इनसे। जहाँ सच्चाई है वहाँ तो जाने रहे, झूठ के पीछे भाग रहे हो और पूरे हिंदुस्तान की नजरों को भटका रहे हो आप। ठीक है, जवाब लेती हूँ वैभव अग्रवाल जी। ये तो सवाल देखिए, आज राहुल गांधी ने एक ईडी के अधिकारी से भी पूछा कि भाई यहाँ पर सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को ही बुलाया जाता है या और भी आते हैं पूछताछ के लिए? कह रहे कि भाई कांग्रेस वालों की लिस्ट तो आपके पास है, क्या अपनी पार्टी के ऐसे लोगों की लिस्ट भी आपके पास है कि नहीं है?
नहीं, ये ज्ञान पर मेहरबानी है, आशीर्वाद है। ये बीजेपी वाशिंग देखिए मशीन है, ऐसा है कोई कि भी दल से आशीर्वाद तो बदल के ऊपर आया। वाले का होता ठीक है, है। मुन्ना जी सुन लीजिए। ठीक है, शिल्पा जी, आशीर्वाद तो ऊपर वाले का होता है और बाकी तो नीचे वाले केवल अपनी ईगो से डील करते हैं मैटर को। तो कांग्रेस ईगो से डील कर रही है, लेकिन भाजपा क्या है, भाजपा समय समय पर अपने स्वयं के नेताओं को भी पनिश करती रहती है। तो आप मतलब मैं मुद्दे से भटकूंगा नहीं क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन मैं केवल इतना बोलूंगा कि यदि वो 4 नेताओं के नाम गिना रहे हैं और उनके पास सबूत है, अभिषेक मनु सिंघवी को कौन रोकता है रिट पिटीशन फाइल करने से सुप्रीम कोर्ट में फॉर ओपनिंग एन इन्वेस्टिगेशन? मतलब आप कोर्ट में केस फाइल करके 156 में क्रिमिनल केस करके आप केस खुलवा दो, कौन रोक रहा है आपको? आपको कौन रोक रहा है? ठीक है मुन्ना खान साहब, उनका साफ कहना है कि चलिए ठीक है, आप जिन नेताओं के नाम गिनवा रहे हैं, सर सुनिए, उन नेताओं पर आज का टॉपिक नहीं है, न डिस्कशन है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसे बीजेपी के कुछ नेताओं ने गड़बड़झाला किया है तो कह रहे हैं कि भाई आप जाइए ना, रिट दायर करवा सकते हैं, आप केस करवा सकते हैं, आप जो न्यायपालिका है उसके दरवाजे खुले हुए हैं, सभी के लिए खुले हुए हैं। नरेंद्र कुमार जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मुन्ना खान साहब आती हूँ मैं आपके पास। नरेंद्र जी, अपने विपक्षियों को टारगेट करने पे लगी हुई है। जो इनको काम करना चाहिए था, देश जिसके बारे में सवाल पूछ रहा है, देश के जो मुद्दे हैं उससे कोई जवाब नहीं है। हमने बार बार कहा, आप महंगाई पे कोई जवाब नहीं देते, कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, आप कह रहे हैं जब हमने ये कर दिया वहां पे वो कर दिया, वहां पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि कश्मीरियों को सुरक्षा कब मिलेगी, पंडितों को सुरक्षा कब मिलेगी। देश दुनिया में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई भी मुद्दा है, डीजल पेट्रोल भी मुद्दा है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। मेहुल चौकसी पे कब कार्रवाई होगी? हमने पूछा व्यापम के घोटाले वालों पे कब कार्रवाई होगी? हमने पूछा राफेल के घोटाले वालों पे कब कार्रवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी वो अपनी जगह है सर, आज टॉपिक ये नहीं था, वो अपनी जगह है, ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन सर वो अपनी जगह है। आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जिस तरह से आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरी और उसके बड़े बड़े नेता अशोक गहलोत, सर कोई छोटा मोटा चेहरा तो है नहीं ना, दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे वहां पर, भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे वहां पर, यानी कि कांग्रेस पार्टी इतनी तिलमिला क्यों गई है? पूछताछ ही तो चल रही है ना। एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए हम पूरा सहयोग करते हैं, और दूसरी तरफ आपके ही सिपह सलार इस तरह से सड़कों पर आकर हंगामा करने लग जाते हैं, तो इससे क्या समझा जाएगा? नहीं देखिए, देश की जो ये सुप्रीम एजेंसियां हैं, इनको काम करना चाहिए। हाँ। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और ये काम करने के लिए ही तो बनी है, जांच करने के लिए ही बिल्कुल। बनी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जांच पे सवाल तब खड़ा होता है जब सिर्फ आप केवल विपक्षियों को पकड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर वही प्रश्न वैभव अग्रवाल जी आप पर दागा जा रहा है। वैभव अग्रवाल जी, एक बार फिर से यही प्रश्न आप पर दागा गया, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। सवाल वही है, मूल भावना उसकी वही है कि विपक्षियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या बीजेपी में कोई गलत आदमी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं? एक तो कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को या किसी और पार्टी को एक तो ये बड़ी गलतफहमी है कि लगभग 3/4 बहुमत लेने के बाद भी विपक्ष में कोई विपक्ष बचा है, या फिर ये विपक्षी दल होने की भूमिका निभा रहे हैं। तो विपक्ष का तो देखो आप ये वाला मसला बड़ा मामूली सा, लेकिन मैं इसको राजनीतिक जवाब ना देकर मैं एक बड़ा सोशल एग्जांपल देता हूँ। सुनील कौशिक ना बड़े सुलझे हुए प्रारूप के इंसान है, या विनोद जी हैं। अब सुनील जी को कल अपन उनके काम की वजह से, कार्य की वजह से कोई एप्रिसिएशन मिलता है और उनको किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है या कोई अवार्ड दे दिया जाता है। आपको शिल्पा जी बेस्ट एंकर का अवार्ड दे देते हैं, बेस्ट प्रोग्राम का बड़ी बहस का अवार्ड दे देते हैं। तो जो ईर्ष्या होगी जिन लोगों के पास जवाब नहीं होंगे अपने कार्य को लेकर, वो क्या बोलेंगे? भाई शिल्पा ने तो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके कम्युनिटी में पैनल को इन्फ्लुएंस यूज करके अवार्ड ले लिया, सुनील कौशिक ने तो जैक लगा के पोजीशन ले ली। वो तो ये क्या है, ये अपने इनसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये अटैक मोड पे है। आपके मुताबिक ये और कुछ नहीं होता कि आरोप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की विपक्षियों की, विपक्षी दलों की इनसिक्योरिटीज बोल रही है। ठीक है शिल्पा, मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि अगर सत्येंद्र जैन के घर से 2.5 करोड़ रुपए कैश मिला, इतना सोना मिला, उसकी कोई जवाब नहीं है? कहाँ है? ईडी ने कहाँ बताया? बताइए ना कहाँ है?
झूठ मत बोलिए। वो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन के घर से तो कुछ नहीं मिला है, चैनल पे कुछ नहीं मिला है, चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए। उनके करीबी के घर से मिला है। हालांकि कनेक्शन क्या था क्या नहीं था वो सर वो जांच में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है सर। सर मैं वापस से मुद्दे पर लौटती हूँ। मुन्ना खान साहब आप मुझे ये बताइए। यहाँ पे बोल दिया कि वो तो ठीक है नरेंद्र जी, सत्येंद्र जैन पर चर्चा नहीं हो रही है सर, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, आपने कहा कि विपक्षियों को निशाने पर लिया जा रहा है, इसका जवाब वैभव अग्रवाल जी ने दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इनसिक्योरिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम करती रही है, कर रही है, अभी भी कर रही है। मुन्ना खान साहब, आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया गया। आज मैं बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के बयानों को सुन रही थी, पलटवार सुन रही थी उनका, वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे थे कि भाई बदले की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई है, बदला लिया जा रहा है, राजनीतिक बदला है ये। सर बहुत सारे उदाहरण तो सर आपके सरकार के समय के भी है। इमरजेंसी सबसे बड़ा ब्लैक डॉट है जो इतिहास पर, वीपी सिंह के समय का आपको याद होगा। शाबाना केस में तो आपने सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला ही पलट दिया था। राज्यपाल आपके रबर स्टैंप से ज्यादा और कभी कुछ नहीं रहे। पद्म पुरस्कारों के पीछे किस तरह का खेल आपके समय में चला करता था सर, इससे भी पूरा जग वाकिफ है। और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि बदले की कार्रवाई के तहत काम किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बदले की कार्रवाई शिल्पा जी, क्योंकि 2014 के बाद ये केस को 2014 से आज तक बीच में 2016 में केस को बंद कर दिया गया था, जो कि ये बार बार बीजेपी के नेता भी कहते थे कि जमानत पे बाहर है, जमानत पे बाहर है। दोबारा उस केस को क्यों खुलवाया गया? मैं ये कहता हूँ अगर कोई तथ्य था, आप लोगों ने भी तो नहीं यही कोई कहा था तथ्य ना, था, एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप तो आप लगा रही है। उदाहरण मैंने इसलिए गिनवाया है क्योंकि ये भी एजेंसी उसके दुरुपयोग का मामला था आपकी सरकार के समय का, जब आप लोग सत्ता में थे। अब बस जो कौशिक साहब बार बार कहते हैं, डिबेट में कहते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है, बीजेपी की जगह कांग्रेस, कांग्रेस की जगह बीजेपी बैठ गई। चलिए नहीं, कांग्रेस की मंशा अलग थी। हाँ, कांग्रेस की मंशा अलग थी। मैं कह रहा हूँ बार बार कांग्रेस की मंशा अलग थी। जो करप्ट थे उन पे कार्रवाई होती थी, उनकी वेरिफिकेशन होती थी। ये नहीं कि जो देश के गहन मुद्दे पूरे देश ने देखा भी है। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। कौशिक साहब शिल्पा जी हमारी बात पूरी होने दे। मुन्ना खान साहब देखिए समय की कमी है, मैं आती हूँ सर आपके पास, मैं आपकी बात पूरी लूंगी, लेकिन उससे पहले कौशिक साहब जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। नेशनल हेराल्ड मामले में जब से शुरू हुआ अब तक क्या कुछ हुआ आपने देखा, हमने देखा। राजनीति के अलावा सर अगर हकीकत की बात करें या वाकई में दोष की बात करें तो सर क्या चांसेस दिखाई देते हैं, या वाकई में बदले की भावना की जो बात बार बार कही जा रही है उसमें थोड़ा दम नजर आ रहा है? नहीं शिल्पा, मैं नहीं कह सकता कि राजनीतिक बदले की भावनाओं से ऐसा किया गया है। हाँ, होती हैं कार्रवाइयां कुछ, लेकिन जब बड़ी एजेंसियां कोई नोटिस देती हैं, नया केस खोलती हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि उनके पास कोई नया क्लू होता है, क्योंकि इन सबके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का बिल्कुल रास्ता होता है, अधिकार होता है। तो कोई भी एजेंसी का अधिकारी नहीं चाहेगा कि मैंने कोई गलत नोटिस देकर के उनको बुलाया और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें देखी गई हैं कि जब कोई अधिकारी, हाँ इतना तो हो सकता है, ये सरकार, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जिस अधिकारी ने नोटिस दिया है उस अधिकारी के कहीं पॉलिटिकल संबंध किसी नेता से हैं और ऐसे निकल के आते हैं तो उस पार्टी के उस अधिकारी को हटाया जा सकता है जांच से। वो कांग्रेस दे सकती है कि साहब ईडी का ये अधिकारी है और इसने नोटिस दिया है, इसके अमित शाह जी से संबंध है, नरेंद्र मोदी से संबंध है या किसी बड़े भाजपा के नेता से संबंध रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनका आरोप जायज माना जा सकता है। लेकिन किसी अधिकारी ने दोबारा पुनः फाइल खोल करके नोटिस दिया है तो निश्चित तौर के मान के चलिए कोई न कोई नया क्लू जरूर एजेंसी को मिला होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, एक हफ्ते का समय हो गया, एक हफ्ते में कहीं ना कहीं न्यायालय का दरवाजा कांग्रेस जरूर खटखटाती। हाँ। जरूर उस केस का अध्यक्ष कांग्रेस के नेताओं ने किया होगा जो नया नोटिस सड़कों पर उतरकर इसका राजनीतिकरण करने पर कांग्रेस तुली हुई है और यही देश के लिए विडंबना की बात है। नरेंद्र कुमार जी, आपका फाइनल कमेंट सर, कंक्लूजन सर। देखिए ऐसा है कि हमारे पे तो यहाँ इन्होंने दिल्ली के अंदर 50 MLA पे दिल्ली की पुलिस ने केस दायर किए। आज उसमें से है कि 50 के 50 बरी होकर छूट गए। तो इससे क्या साबित होता है कि एजेंसियों को जबरदस्ती लगाते हैं, ये केवल विपक्षियों को परेशान करने के लिए लगाते हैं। जैन साहब पे पिछले 8 वर्षों से केस चल रहा है, 7 बार ईडी उनसे पूछताछ कर चुका है। क्या इसकी कोई टाइम लिमिट सेट नहीं होनी चाहिए क्या, कि जब मर्जी आप दूसरों को परेशान करने के लिए भेजोगे? 8 सालों से आप आज तक जैन साहब पे 1 रुपये का दोष नहीं सिद्ध कर पाए। आज भी आप 1 रुपये का दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति को जिसने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधा दी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। राहुल गांधी का ये दर्द समझ में आ रहा है क्योंकि आपकी पार्टी पर खुद ये बीत रहा है।
ठीक है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। हाँ। ये जो लोग देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। इनको देश के असल मुद्दों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर के भाग गए, उन पे ध्यान नहीं है इनका। उनसे तो यारी दोस्ती है इनकी, बहुत अच्छी यारी दोस्ती है। ये काम नहीं करना चाहते हैं। ये लोग केवल विपक्ष को परेशान करके, जो लोग इनकी पोल खोलते हैं, जो लोग विकास की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, केवल उनके गले पे तलवार जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगी जो है अपनी वैभव अग्रवाल जी राजनीति आपका। चाहते हैं। वैभव जी कह रहे हैं साफ साफ कि भाई जो लोग काम करना चाह रहे हैं ना, आप काम करने नहीं देना चाहते हैं, और इसी वजह से इस तरह से अपनी खुंदस उन लोगों से निकाल रही हैं। उधर राहुल गांधी तो इधर सत्येंद्र जैन, दोनों का दुख सेम है, किया कुछ नहीं, भुगत इतना कुछ रहे हैं। कोई बात नहीं। मैं राजनीतिक तौर पे एक राजनीतिक नेता होने के नाते इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैटर सब्सिडीज है, इन्वेस्टिगेशन अंडर है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अपने समय के साथ। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर कोई भी दांव लगाता हूं और कल को कोई बात होती है, तो मेरे पास स्वयं में राइट है रिट पिटीशन दायर करने के और सुप्रीम कोर्ट जाने के। तो इन पार्टियों को कौन रोकता है जाने के लिए? इन लोगों को जिनको दर्द है, कोई नहीं रोकता जाने के लिए। भारत सरकार अब ये बोल रहे हैं, एक समय तो वो भी आया था कि जब इन्होंने बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही खराब है। अब वो तो अब देखो, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि कार्य में जो दक्ष होते हैं लोग, उनकी क्षमता के अनुसार जब उनको रिवॉर्ड और अवार्ड मिलता है, तो वो ईर्ष्या के कारण कई लोग उसको जुटला देते हैं कि ये तो ऐसे ही दे दिया, है ना। तो हमेशा दिक्कत होती है। और क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल सेट किया पंजाब में, अपन सब साथ से डिबेट पे एक मंत्री को हटा दिया 1% कमीशन लेने के लिए। अब वो क्या था क्या नहीं था उसकी इन्वेस्टिगेशन आएगी बाद में। सत्येंद्र जैन के ऊपर एक केस चल रहा है, उनको क्यों नहीं हटा देते, बाद में दोबारा बहाल कर देना, इसमें क्या हो गया? मतलब मेरे को प्रश्न समझ नहीं आता है। राहुल गांधी के पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, बट जो सवाल अगर पब्लिक उठा रही है, मैं और आप शिल्पा जी एक ठीक है वैभव जी, आपकी बात आ गई है। नरेंद्र जी, इसमें गलत क्या है, आप मुझे ये बताइए ना। चलिए सरकार को एक बार को साइडलाइन कर देते हैं। एजेंसी अगर अपनी कोई कार्रवाई कर रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, वैभव जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, चाहे सत्येंद्र जैन की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया है तो आप क्लीन चिट लेकर बाहर आ जाएंगे ना, फिर आप तमाम आरोप लगा दीजिएगा, तो लोगों को और विश्वास भी होगा कि हाँ भाई, आम आदमी पार्टी जो कह रही थी, कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी, देखिए बिल्कुल सच साबित हुआ। आप लोगों का पक्ष और मजबूत होगा। तो इस पर राजनीति करने की बजाय इंतजार करना क्या बेहतर नहीं होगा? जांच एजेंसी को काम करने देना चाहिए, बल्कि उन पर दबाव बनाने की बजाय। शिल्पा जी, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम तो भरोसा कर रहे हैं, और देश की जनता भी भरोसा कर रही है। देश की जनता को पता है कि यही ईडी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पे, उप मुख्यमंत्री पे 2 बार रेड कर चुकी है, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। आप 8 सालों से सत्येंद्र जैन साहब पे केस लगाए बैठे हैं, उन पे क्या मिला? कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी जांच कंप्लीट हो गई क्या? क्लोजर रिपोर्ट आ गई क्या सर? आप कैसा फैसले सुना सकते हैं? वही बात राहुल गांधी के साथ, वही बात सत्येंद्र जैन के साथ। हम तो कह रहे हैं आप जांच करिए, लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट भी तो होती होगी ना। 8 वर्षों से 7 बार आप टाइम लिमिट पर आपका प्रश्न है, उसके बाद भी ठीक है भाई। हाँ ठीक है, वैभव जी जवाब देंगे इसका, लेकिन उससे पहले मुन्ना खान साहब। वैभव जी आपके पास आऊंगी, फाइनल कमेंट में आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मुन्ना खान साहब, राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस के सत्याग्रह को क्या समझा जाए सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शिल्पा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये डराने धमकाने की जो कोशिश हो रही है, तो ये सुन ले शाह और सुन ले शहनशाह। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। आप कितना भी डरा लो, जितना भी डराओगे, उतने ही ज्यादा तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता रोडों पे उतरेंगे। और सही, कांग्रेस की मशवरा सही है, आप मशवरा उनका सुनो। जो झूठ के तरफ दौड़ने के बजाय सच्चाई के तरफ दौड़ो। और देश की सच्चाई है कि जो युवा बेरोजगार है, कांग्रेस की सच्चाई है कि जब गांधी परिवार पर आंच आती है, तभी भारत पर आप लोग हमला समझते हैं, तभी आप लोग आग बबूला होकर सड़कों पर उतरते हैं। शिल्पा जी, मैं कह रहा हूँ, और जिन मुद्दों को आप टीवी डिबेट्स पर बैठकर गिनवाते हैं, उन मुद्दों के साथ आप जरा इसी तरीके से, इसी अंदाज में, इसी गुस्से के साथ सड़कों पर भी उतरिए, फिर देखिए परिवर्तन क्या होता है। फिर देखिए कांग्रेस पार्टी जिस गर्त में जाती जा रही है, कितनी तेजी के साथ वहां से आप लोग एक दूसरे के सहयोग के साथ इसे बाहर निकालने में कामयाब हो पाएंगे। ऊपर तक की बात पहुंचा दीजिएगा सर। वैभव अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट आपका।
इनके भरम को आज तोड़ा गया, इनके भरम को तोड़ा गया आज। है कि इतने सालों से केस चल रहा है और ये ठीक है। और वो है, इनके पास तीन रेजोल्यूशंस हैं, ये लोग सब पार्लियामेंट में अवेलेबल हैं। आम आदमी ठीक है। पार्टी के भी पास 2-3 MP हैं, मुन्ना खान साहब के पास भी 2-4-5 MPs हैं। ये लोग या तो इनके पास दो रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दें कि इसको टाइम लिमिट में लगाना चाहिए, लॉ ठीक परमिट है। करता है, हाँ। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन को कॉल कर सकते हैं, या ठीक है। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बिल इशू कर दें। ठीक इसमें है। क्या हो गया कि लिमिटेशन करिए, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन का लॉ चेंज कर ये तो दीजिए। ये झूठ इसमें फैलाना तो- बंद लेकिन करो। ठीक है, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में जांच एजेंसियों को घसीटना, अपने पॉलिटिकल एजेंडास के साथ उन पर आरोप लगाना, सर ये सही नहीं है। ये तो आप सब लोगों को मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर अब पूरा हो हंगामा तो मचा हुआ है, पूछताछ आज हुई, दूसरे दौर की पूछताछ अभी चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति अपनी चरम पर है, बीजेपी और कांग्रेस मान लो एक दूसरे की खून की प्यासी बनी बैठी है। अब होगा क्या क्या नहीं, प्रश्न यहां पर कांग्रेस पर भी कि अगर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे वो गिनवाते हैं, लेकिन उन पर अगर इस तरह से आक्रामक तरीके से सड़कों पर उतर जाए तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो जाए। सत्याग्रह को शायद एक अपनी असल सपोर्ट जो होता है, जो हकीकत होती है, वो निकलकर सामने आ जाए और उसका फायदा कांग्रेस को फिर मिले। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।